What's up guys? US wants G7 countries to hit India hard. Biggest challenge for भारत. ये चल पड़ा होगा ट्रम्प लेके, हेलो भैया तू भी लगा दे सैमसंग, तू भी लगा दे सैमसंग, रशिया का तेल ले रहा है, यही ड्रामा चल रहा होगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं प्रशांत मंत्र क्या कुछ कहना है, क्या पूरा मामला। 1 2 3 गो। डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। परहैप्स मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय हमारे प्यारे भारत के सामने है। यूएसए ने अब ऑफिशियली G7 कंट्रीज को यह कह दिया है कि इट्स टाइम टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया। ना सिर्फ इंडिया, यहाँ पे ऑब्वियसली चाइना की भी बात की जा रही है, बट बात ये भारत चाइना की करते हैं, सैंक्शंस टैरिफ्स लगाते भारत पे ही है। और जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ G7 की, तो ये सातों देश आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, इन सबको कहा है कि अब भारत और चाइना दोनों पे सैंक्शन लगाने का समय आ चुका है। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूएस प्रेशराइज करेगा G7 को कि ये स्टीप टैरिफ्स इंपोज कर दे चाइना और इंडिया दोनों पर, क्योंकि दोनों रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। एक ऐसा मूव जिसको चाइना के एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया है कि वॉशिंगटन यहाँ पे अपने टैरिफ्स का यूज कर रहा है ग्लोबल हेजेमनी बढ़ाने के लिए। और इधर आप देख पाओगे भारत के कई जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का ये स्क्रीनशॉट है, ये शेयर कर रहे हैं कि ड्यूरिंग टुडेज कॉल विद G7, जो G7 देश है, इनके वित्त मंत्रियों की मीटिंग थी आज। उस मीटिंग में यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये प्रस्ताव दिया है कि अब समय आ चुका है कि ना सिर्फ यूएस ने तो अपना काम कर दिया, जो टैरिफ थे इंडिया पे लगा दिए, अब सभी G7 देशों को इंडिया चाइना पर टैरिफ्स लगा देने चाहिए। नाउ चाइना के साथ देखिए यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों का ट्रेड बहुत ज्यादा है। जापान और इवन कनाडा के साथ भी चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है। सप्लाई चेन में चाइना अभी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो चांसेस कम कि ये लोग 50-100% के आसपास टैरिफ लगा दे चाइना पर। मगर एज इंडियंस हमें बिल्कुल यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए कि यूएस क्या प्लान कर रहा है। मुझे आज भी याद है ये फोटो आप सबको याद हो, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे साल 2019 में। वो एक अलग टाइम था, रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी। उस वक्त 2019 में G7 समिट होस्ट कर रहा था फ्रांस। इंटरेस्टिंग बात देखिए, साल 2026 में जब यूएस अग्रेसिवली पुश करेगा भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस को, फिर से फ्रांस होस्ट कर रहा होगा G7 समिट। 7 साल का अंतराल, बट जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उस वक्त आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी इकट्ठा बैठे थे। पीएम मोदी ने मजाक में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को एक टिका के एक स्लैप भी मारा था, जो इंटरनेशनली काफ़ी ये वीडियो वायरल हुई थी। बट आज के समय सिचुएशन चेंज हो चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर का प्रेशर भारत पे भी आ रहा है। और रिसेंटली देखिए, मैंने आपको बताया था नेटो ने जिस तरीके से आर्टिकल 4 की बात करी है, यूक्रेन पे रशियन ड्रोन्स आक्रमण करते करते पोलैंड तक पहुंच गए। पोलैंड नेटो कंट्री अलर्ट मोड पे आ गया है। इससे आज के समय पूरा यूरोप अब रशिया के प्रति ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट पोलैंड तक पहुंच गई, उसके बाद फिर जर्मनी, फ्रांस, एक एक करके यूरोप के बाकी देश आ जाएंगे यहाँ पे। तो यूएसए ने बिल्कुल सही टाइम पर, टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखो, बिल्कुल सही टाइम पे इन लोगों ने G7 में जो ज़्यादातर यूरोपियन देश हैं, इनको कहा है कि भारत पे आप भी सैंक्शंस इम्पोज करिए। नाउ क्या ऐसा हो पाएगा? ना पहली बात तो ऑब्वियसली आप मुझसे ये पूछोगे, हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट इमेजिन कि ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? बताता हूँ आपको। अगर हम भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें, एज ए कंट्री नहीं, एज ए कंट्री अगर हम देखें तो यूजुअली चाइना या यूएस आपको रैंक 1 या रैंक 2 पे मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर। मगर एज ए ब्लॉक अगर हम देखें तो आप जान के हैरान होंगे, जो GCC कंट्रीज़ हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़, जहाँ पे UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान समेत कई और देश आते हैं, ये हैं भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। $161 बिलियन का ट्रेड हम इनके साथ करते हैं। और ज़्यादातर आप अगर देखो, सिंस इनसे हम ऑयल परचेज करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ। भारत का ओवरऑल आप देखोगे ज़्यादातर दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ही है। हर जगह लालम लाल आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलमोस्ट हर कंट्री से ही जब हम ट्रेड करते हैं तो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सिवाय 2 मेन पार्टनर्स के। 2 मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनके साथ जब हम ट्रेड करते हैं, अगेन यहाँ पे मैं सर्विसेज को काउंट नहीं कर रहा, उसके अलावा जो गूगल, ये स्पेस एक्स और x.com वगैरह जो वेरियस अमेरिकन कंपनीज भारत से कमाती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं गुड्स की, टैंजिबल आइटम्स की, जिन चीज़ों को आप अपने हाथों से छू सकते हैं। उनका जो ट्रेड है वहाँ पर यूएसए के साथ हमको फ़ायदा होता है $45 बिलियन का, और यूरोपियन यूनियन देशों के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमको फ़ायदा होता है $16.5 बिलियन का। जापान के साथ टू बी ऑनेस्ट ट्रेड हमारा रिलेटिवली काफ़ी कम है, सिर्फ $22 बिलियन के आसपास, उसमें भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। तो जापान को लेकर मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ। जो G7 देश है, जहाँ पे जैसे आप जानते हैं जापान भी आता है, उसके अलावा कनाडा भी आता है। मेरा मेन यहाँ पर कंसर्न है यूरोपियन यूनियन को लेकर। अगर यूरोपियाई देश यूएसए के प्रभाव में आकर भारत पे टैरिफ्स इंपोज कर देते हैं, तो जो ये $16.5 बिलियन का हमको एक ट्रेड सरप्लस मिलता है, इस पर चोट पहुंचेगी, बिल्कुल चोट पहुंचेगी। इससे भारत की जो ग्रोथ रेट है ये भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। दिस इज बेसिकली रियली बैड न्यूज़ फॉर अस कि यूएस की तरफ से 50% टैरिफ्स, और कल को अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन देश भी ऐसा करते हैं, दैट विल बी अ डिजास्टर। अब भारत ऑब्वियसली ये सब नोटिस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सडनली ये रातों रात न्यूज़ आ रही है। हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी के लिए हमारा काम ये है कि यूरोपियाई देश न्यूट्रल रहें, ये एंटी इंडिया ना हो जाएं, और इसके लिए हमने 2 स्टेप्स लिए हैं। भारत और जर्मनी की एंगेजमेंट आप देखोगे बहुत स्ट्रांग हो गई है। यूरोपियन यूनियन में ना वैसे तो बहुत सारे देश हैं, इधर आप देख पाओगे ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, टोटल 27 देश है यहाँ पे, फिनलैंड है, स्वीडन है, बड़े बड़े देश आपको दिख जाएंगे, इटली भी है, स्पेन है। बट यूरोपियन यूनियन के 2 सेंट्रल कंट्रीज जो कंट्रोल करते हैं बाकी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज़, वो आपके सामने हैं, जर्मनी, फ्रांस। अगर जर्मनी फ्रांस आपके साथ में है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाकी यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी हद तक सेम पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। अगर ये दोनों देश अड़ जाते हैं कि नहीं, हमको भारत पे किसी भी टाइप के टैरिफ सैंक्शंस इंपोज नहीं करने, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली एज ए होल लगता नहीं है कि भारत पे कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन लेगा। जर्मनी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि इंडिया के साथ ये क्लोजर ट्रेड रिलेशंस चाहते हैं एमिड ट्रम्प टैरिफ्स। दूसरी तरफ आप अगर देखोगे, फ्रांस के साथ भारत आज के समय डिस्कस कर रहा है एक 2 लाख करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जिसके अंडर 114 रफाल फाइटर जेट्स हम परचेज करेंगे फ्रांस से, और इन रफाल फाइटर जेट्स में 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब कि मेड इन इंडिया कंटेंट 60% होगा, बाकी 40% मेड इन फ्रांस होगा, या फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्री से कंपोनेंट्स आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ऑब्वियसली जो ये मेजर चंक है इस अमाउंट का, ये डसॉ के पास जाएगा, फ्रेंच कंपनी है ये। तो फ्रांस मुझको नहीं लगता कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्री करने वाला है, इन नो वे व्हाट्सोएवर। फ्रांस कई और मुद्दों में भी आप अगर देखो तो यूएसए के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन हमारा इलाका है। बेसिकली इजराइल अब कह रहा है नो 2 स्टेट सोल्यूशन, ओनली 1 स्टेट सोल्यूशन। फिलिस्तीन को ये खत्म ही कर देंगे, पूरा एरिया कब्जा लेंगे। फ्रांस ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को पास करने में हेल्प करी है, जहां पे भारत ने भी फ्रांस के पक्ष में वोट किया है और ये कहा है कि फिलिस्तीन बिल्कुल एज ए कंट्री एग्जिस्ट करना चाहिए। ना क्या इससे फिलिस्तीन बच पाएगा? नहीं, इजराइल को जो ग्राउंड लेवल पे करना है वो करके छोड़ेगा। बट यहाँ पे आप ये देखिए, फ्रांस कहीं भी यूएसए के साथ खड़ा नहीं हुआ फिलिस्तीन इजराइल के मामले में। फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी यहाँ पर। और इवन दो इमैनुअल मैक्रों आज के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंटरनली, फ्रांस के पार्लियामेंट में फिर से सरकार गिर चुकी है, और पता नहीं इमैनुअल मैक्रों कब तक, कितने लंबे समय तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहेंगे, कब तक ये सरकार चला पाएंगे। बट ओवरऑल इंडिया जिस टाइप की डिफेंस डील्स के बारे में बात कर रहा है फ्रांस के साथ, ऐसी डील्स यूएस चाहता था। यही ऐसी डील, इसी अमाउंट की डील ट्रम्प को मिल जाती ना, ट्रम्प अमेरिकन को दिखाते देखो F-35 फाइटर जेट्स हम इंडिया को बेचेंगे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए को मिलेंगे। ये डील हम दे रहे हैं फ्रांस को। तो अगेन मुझे लगता नहीं है कि यूरोपियाई देश डोनाल्ड ट्रम्प की बात यहाँ पे सुनने वाले हैं। ऑलरेडी यूरोपियन है कि यूएस के प्रेशर के अंडर भी इंडिया ने कोई भी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी है। मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली ये यूरोपियाई देश सैंक्शंस या टैरिफ्स भारत पे लगा भी देते हैं, उस केस में इंडिया, चाइना और रशिया और करीब आ जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में आप अगर पढ़ोगे तो वो ओपनली कह रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज तैयार है इस सब के लिए, आपस में ट्रेड वो बहुत ज़रा बढ़ा लेंगे।
इकोनॉमीज कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाएंगी। यूरोप और यूएसए इस टाइप के टैरिफ्स भारत चाइना दोनों पर लंबे समय तक नहीं लगा सकते। सो अगेन यहाँ पे स्कॉट बेसेंट बातें कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगाओ वगैरह, बट आई रियली डाउट कि G7 में इस बात को लेकर सहानुभूति बैठ पाएगी कि इंडिया पे इतने सारे टैरिफ इनको लगाने चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा G7 में ना सिर्फ फ्रांस जर्मनी है, साथ ही साथ जापान भी है जो बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज पार्टनर है भारत का। जापान भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत पे टैरिफ लगे। सो यूएस इस मामले में आई डोंट थिंक सक्सेस हासिल करने वाला है। अगर ये इनको अगर मान लो यूएस को कुछ सक्सेस यहाँ पे मिलती भी है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं, उस केस में भी एट मैक्स थोड़ा एक इकोनॉमिक झटका लगेगा भारत को, बट एज ए कंट्री वी विल स्टिल स्टैंड टुगेदर एंड वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इंडिया को जो ये डैमेज पहुंचाना चाहते हैं फाइनेंशियली थोड़ा पहुंचा पाएंगे, लेकिन इंडिया को शेक नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत है और इंडिया है ना बहुत प्रोएक्टिव इस टाइम पर हमारी सरकार है कि अगर हमारा एक रास्ता बंद होता है हम दूसरा रास्ता खोजने में लग जाते हैं फटाफट, और लगते भी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी तैयार रहती हैं चीज़ें। और आप एक चीज़ देखना कि अब जितना ये अमेरिका अभी पुश कर रहा है, अब ये ईगो वाइज पुश कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक कि उसको ये पता है कि रशिया पे प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बनाना है तो खुद भी बंद कर देना लेना यार। फिर अपने मिनरल पुंडल जो तू वहाँ से ला रहा है वो भी छोड़ दे तू, यूरोप जो वहाँ से गैस सप्लाई लेता है, नेचुरल गैस लेता है वहाँ से, वो भी छोड़ दे। मत लो ना कुछ दिन, अपने क्या हो जाएगा, एक चूल्हा बना के 2 लकड़ी डाल के कर लो अपने गुजारा बिना गैस के। लेकिन नहीं ना, सहूलियत वो आ जाती है कि हम तो ये थोड़ा ले रहे हैं, अब चाहे तुम थोड़ा ले रहे हो तुम ज्यादा ले रहे हो, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा भी उस वॉर में, अगर तुम उस तरीके से अगर विजन तुम्हारा ये है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही यूएस का था जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, याद है तुझे, हर तरह के वो भेजना उन्हें। ये कुछ भी कर लें, ये मुश्किल है यूरोपियन यूनियन का हमारे ऊपर टैरिफ लगाना इस तरीके से, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड होती है, बहुत अच्छी ताल्लुकात है जर्मनी फ्रांस के, जापान के भी, और हर एक देश ना भेड़ चाल में नहीं चलता, कुछ देश अपने मन मुताबिक भी चलते हैं। और इतने बड़ी कंट्रीज हैं यार ये, मतलब ऐसे थोड़ी चल पड़ेंगे यहाँ पर कि ना कल में उठा, अच्छा ट्रम्प अंकल आपने कही है ठीक है कर देता है भाई यार। ट्रम्प का तो उसके देश के अंदर ही सराहनीय, वो उसकी तारीफ नहीं हो रही है, आप ना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। और ये जो जितनी भयंकर गोबर पॉलिसी लेके आए हुए हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं टैरिफ को लेकर, हर एक चीज़ खराब ही कर रहे हैं। अलास्का में क्या करने बुलाया था फिर वो ट्रम्प को, अपने खुद चाय बना के पूछा था कि मैं मास्टर शेफ के कंपटीशन लड़ूंगा, बता दे भाई चाय कैसी बनी है मेरी। तुमसे खुद अपने होने, अबे तुमसे डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं हो पा रहे, तेरे रिलेशन पुतिन के साथ अच्छे हैं तब भी नहीं कर पा रहा, हाँ। मिलते हैं बड़े के साथ, बाय, टेक केयर।